हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स के ऊपर जो ये ऑपरेशन हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन का, उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे हम लोगों ने। पहली कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव लॉ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम फाई लॉ या तो प्रॉपर्टीज ऑफ फाई भी कहते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। एंड साथ ही साथ इसी के अंदर आप लिख लीजिएगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए सेट। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट के साथ यदि हम ए सेट का सबसेट करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट के यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ए सेट ही आएगा। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि ए जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट मीन्स इस तरीके से आप यदि तीन सेट हैं ए बी और सी, थ्री सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ये तीनों, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। This law is called distributive law. Just as for example, we study that 2 multiplied by 3 plus 4 can be written as 2 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 4. That means multiplication is distributive over addition. Multiplication addition को distribute कर देता है। उसी तरीके से यदि इंटरसेक्शन यहाँ लिखा हुआ है तो यूनियन वाला जो बीच में यदि यहाँ यूनियन है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो दिस लॉ इज कॉल्ड distributive law. Distributive law. And similarly you can also write it for this is for intersection distribute union. And similarly if I write A union B intersection C, it is equal to A union B intersection A union C. This both are called distributive law. That means intersection distribute union and union also distribute intersection. And the last property you can remember that if A is a subset of B, A क्या है? B set का subset है, then A intersection B is equal to A. That means A set यदि बी सेट का सबसेट होगा, दैट मीन्स ए सेट के सारे एलिमेंट यदि बी में होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर होता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो तो सारे ए में है ही, तो ए सेट के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम याद रखेंगे। और आगे हम देखते हैं कि तीसरा जो हमने ऑपरेशन पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड चौथा पढ़ा था हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके ऊपर जो और भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो लेट ए इज अ सेट एंड यू इज एन यूनिवर्सल सेट, देन we have already studied about this, that A complement is equal to U minus A, or you can also read it as not in A. So the element which is in A set, that is not in A complement, so it is also known as not in A. Again, if you will discuss about the property, first property is called complement law, and that is called complement. A complement is equal to A. A complement is equal to A, and we can easily prove it. A complement can also be written as U minus A complement. Why? Because A complement is equal to U minus A. So in the place of A complement, if you put U minus A, then it becomes U minus A whole complement. And that can be also written as, because A complement, A set का जो complement होता है वो होता है U minus A. So U minus A complement is also equal to U minus A.
consider it as a set B. So B complement is equal to U minus B, and so we can easily write it as A. So that is the simple proof of A complement A क्यों होता है इसका. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज U A union A complement is equal to universal set. A union A complement is universal set. And the third property is A intersection A complement is equal to 5. A intersection A complement कितना होता है? 5 होता है. इसको हम complement laws कहते हैं. इसको हम कहते हैं double complement law, and these two are called complement law. That is A union A complement. A में जो है और जो A में नहीं है उसका यूनियन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा, पूरा का पूरा सेट मिलेगा. A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, जो A में है और जो A में नहीं है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो जो इसमें है वो इसमें तो नहीं है ना. तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट आएगा. तो ये सब थोड़ी लॉजिकल चीजें हैं जो आपको देखते ही उसको दिमाग में जो है वो आपके समझ में आ जाता है कि ये कैसे हुआ है. ठीक है ना, समझ रहे हैं बात. फोर्थ, दैट इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ इसमें दो लॉ हैं एक्चुअली, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट. इनको यूज करते हुए जब हम एक लॉ जो है वो प्रॉपर्टी है उसको देखिए यहाँ पे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसका याद रखिएगा, डिमॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं. ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है. क्या हो जा रहा है देखिए ध्यान से एक बार को. डिमॉर्गन्स लॉ में ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों पे आ जा रहा है, ए और बी दोनों पे आ जा रहा है, और ये जो यूनियन का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा. सो यहां से यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज करना है और ए पे ए डैश और बी पे भी डैश. दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट का लॉ है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं. तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट. ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो रहा है और ए और बी दोनों पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट यहाँ हम लगा दे रहे हैं. तो ये लॉ याद रखना है. इसको सारा का सारा जो लॉ है यहाँ पे जो भी लॉ है उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं. और ये वाला जो लॉ है उसको हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं. दिस टू आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, एंड दिस ए एंड बी इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ. तो इस तरीके से इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ को. और चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसा होगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जैसे ये मान लीजिए ए सेट है और ये बी सेट है. तो ए यूनियन बी ये यूनिवर्सल सेट है. तो जो ए यूनियन बी होता है वो ये वाला रीजन होता है. दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी. क्लियर. हमें बताना है ए यूनियन बी डैश. ए यूनियन बी डैश का मतलब होता है जो ए यूनियन बी में नहीं हो. ठीक है. तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका वेन डायग्राम यदि हम देखें तो कैसा होगा? ये ए सेट है, ये बी सेट है मान लीजिए, तो उसका वेन डायग्राम ये वाला होगा. दिस रीजन दैट इज नॉट इन ए यूनियन बी, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये वाला जो बाहर वाला रीजन है ए और बी को छोड़ के जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. अब मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बनाता हूं. तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल सेट है ये ए और मान लीजिए ये बी है. ए जो है ना वो ये वाला सेट है, दिस इज कॉल्ड ए. तो ए डैश जो होगा ना वो ए को छोड़ के बाकी रीजन जब हम शेड कर देंगे
ए को छोड़ के बाकी वाला जो रीजन है, ए को जस्ट छोड़ दीजिए और बाकी रीजन जब हम सेट करेंगे दिस इज कॉल्ड ए डैश। ए को छोड़ दिया मैंने, ए का कौन सा है रीजन, ये वाला रीजन ए का है। इसको छोड़ के बाकी सभी रीजन को मैंने क्या किया, सेट किया, दैट इज कॉल्ड ए डैश। और मुझे बी डैश के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, तो अब बी डैश के देखते हैं कैसा होगा। सो बी डैश इज, फिर से मैं, ये ए है, ये बी है, तो बी जो सेट है वो ये वाला सेट है बी। तो बी में जो नहीं होगा उसको मैं बी डैश कहूंगा। तो बी में कौन नहीं है, इधर वाले जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, तो दैट इज बी डैश। अब मैं यदि पूछूं कि यदि मैं इसमें कॉमन ढूंढूं, इस दोनों में कॉमन कौन सा है और उसको उसी रीजन को बस सेट करूं, तो एक बार देखते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। जैसे ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इधर वाला बाहर का जो आप रीजन देख रहे हो, वो यहां भी सेटेड है। मतलब ए और बी को छोड़ दीजिए तो बाहर का जो रीजन है वो यहां भी सेटेड है, इसमें भी सेटेड है। ये वाला रीजन यहां सेटेड नहीं है, ये इधर सेटेड है। ये वाला रीजन इधर सेटेड है, इधर सेटेड नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है। ये इसमें तो है, ये वाला जो इधर वाला पार्ट आप देख रहे हो वो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इधर बी वाला जो पार्ट है वो इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो दोनों में ही कॉमन है? तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये रीजन जो है वो दोनों में ही आपको मिलेगा, मतलब कॉमन रीजन। एंड दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या ऊपर वाला जो हमने बनाया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या दोनों का वेन डायग्राम सेम आ रहा है? सो they both are same, so we can easily say that a union b dash जो है वो a dash intersection b dash के बराबर होता है, and that is called De Morgan's law. And similarly we can also prove that a intersection, ये तो मैंने प्रूव कर लिया वेन डायग्राम को यूज करते हुए, that is a union b dash is equal to a dash intersection b dash. And similarly we can also prove this, that is a intersection b dash, that is a intersection b complement is equal to a complement union b complement. So that is the main concern here. जैसा कि अभी हम लोगों ने इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंसेस एंड कॉम्प्लीमेंट इन सब के बारे में डिस्कस किया है, तो इन्हीं को यूज करते हुए कुछ फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब भी, और डेली टू डेली लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम मैथमेटिक्स के थ्रू बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ फॉर्मूले सेट थ्योरी के यूज हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सेट्स, और उनका कुछ फार्मूला जो हमें पता हो जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला इज लेट A and B are two finite sets such that A intersection B is equal to 5, then number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B। ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कोई दो सेट है, ए और बी दो सेट हैं और दोनों ही फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट्स किसको कहते हैं? जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और दोनों सेट ए और बी जो दोनों सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, दैट मींस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी 5 आए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से बहुत इजीली जो है वो हम समझ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप यूनिवर्सल सेट में कोई भी दो सेट ले लें, जैसे मान लीजिए ए सेट और बी सेट, यदि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इनको हम ऐसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि
ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब होता है कि देयर इज नो एनी रीजन विच इज कॉमन इन बोथ ए एंड बी। तो ए ये वाला है और बी सेट ये वाला है, ठीक है। और ये दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है, क्लियर। सो इन दैट केस इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है द एलिमेंट विच इज आइदर इन ए और इन बी। तो टोटल नंबर यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए यूनियन बी में कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। बी सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, दैट इज 3 + 5, 8 एलिमेंट होंगे। तो ये एक तरीके का थ्योरी हम लोगों को पता होना चाहिए। बट इन जनरल, जैसे ये तो मैंने बोल दिया कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये कब यूज होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, दैट मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ओके। बट इन जनरल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें ए बी के ऊपर कोई इस तरीके का कंडीशन नहीं है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी 5 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फॉर एनी 2 सेट्स number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B, and this is a true formula for any 2 sets. So now we are going to prove it. So the proof is, as we know this fact that A union B is equal to, वेन डायग्राम से मैं आपको एक बार को फिर से समझा रहा हूं। वेन डायग्राम मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम में ये सेट ए सेट मान लीजिए और इसको बी सेट कह लेते हैं, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में जहां तक हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं A माइनस बी सेट। क्या कहते हैं? A माइनस बी सेट। इधर जो रीजन है, इधर वाला जो रीजन है, उसको हम कहते हैं B माइनस ए वाला रीजन, है ना। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, उसको हम कहते हैं A इंटरसेक्शन B वाला रीजन, ठीक है। ये हमें पता है। तो और ये तीनों के तीनों जो है A माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, ये तीनों के तीनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? इस वाले में और इस वाले में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। सिमिलरली इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है। ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो सेट है इधर वाला वो B माइनस है। देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट इन दिस, सो वी कैन इजीली राइट A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। सो वी कैन राइट A यूनियन B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस ए। इन तीनों को यदि हम यूनियन करें तो ए यूनियन बी मिल जाने वाला है। ये हमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको यूनियन करेंगे तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब होता है, दिस सिंपली इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन B minus A set, and as A minus B comma B minus A comma A intersection B are
disjoint sets, so number of element in A union B is equal to number of element in A minus B plus number of element in A intersection B plus number of element in B minus A। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि A और B दो सेट डिसजॉइंट सेट हों तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B जो है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। सिमिलरली these three sets are disjoint sets, so we can easily write it as number of element in A minus B plus number of element in A intersection B plus number of element in B minus A set। मैंने दो में बताया था 3, 4, 5, 10 कितने भी यदि आपस में सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं तो सब में हम एडिशन वाला सिंपली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A। तो यहाँ एक नया हमें कुछ दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B दिख रहा है। तो इसको फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए रुक जाते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं सोचता हूँ कि मुझे तो देखो यहाँ पे n ऑफ A है लेकिन इसमें n ऑफ A कहीं है नहीं, तो क्या मैं इसको n ऑफ A के टर्म में लिख सकता हूँ? तो एक बार देखते हैं, ठीक, देखते हैं। तो एक बार तो यहां देखिए, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो होता है ना, ए सेट जो होता है वो होता है ए सेट, ये रहा ए सेट, ठीक है, ये रहा ए सेट। तो ए सेट को क्या मैं लिख सकता हूं? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए सेट इज इक्वल टू A minus B union A intersection B. This simply implies that number of element in A is equal to number of element in A minus B union A intersection B, and that is A minus B, and since A minus B and A intersection B are disjoint sets, okay, are disjoint sets, so this is equal to n of A minus B plus n of A intersection B, okay, so n of A is equal to n of A minus B plus n of A intersection B. So can I write n of A minus B, n of A minus B is equal to n of A minus n of A intersection B. This become again a formula, and remember this formula, a very important formula, number of element in A but not in B, number of element in A but not in B। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये जो मैं A माइनस बी बोल रहा हूं, इसी को A माइनस बी जो सेट होता है उसी को हम लोग A इंटरसेक्शन B डैश भी लिखते हैं, या A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी रीड करेंगे, है ना। कितना होता है A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B डैश, दैट इज द एलिमेंट विच इज इन A एंड नॉट इन B, ओके, और either you can also say that the element which is in A but not in B, that is the same meaning, and you can also say that A intersection B dash is this region only, this region is this region, okay, this region is A intersection B dash, इसी को हम A intersection B dash लिख सकते हैं। And similarly B minus A can also be written as A dash intersection B, similarly, okay, A dash intersection B or B intersection A dash, both are same thing because intersection follow the rule of commutativity, that means आप पहले बाद में किसी को भी लिख सकते हैं, इसी को मैं B इंटरसेक्शन A डैश भी लिख सकता हूँ या A डैश इंटरसेक्शन B भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि यही जो फॉर्मूला है इसी में हम इसको n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश करके भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B डैश कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B लिखिए उसको, और वो कितना होता है? n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। और सिमिलरली n ऑफ B माइनस A को n ऑफ A माइनस B होता है n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यदि इसको मैं हटा देता हूं, इसको लिख लीजिएगा, है ना, जो प्रूफ करना स्टार्ट किया था जहां से,
तो यहां देखिए सिमिलरली number of element in B minus A can also be written as n of B minus n of B intersection A, and B intersection A is same as A intersection B। तो ये भी फॉर्मूला आ गया। इन दोनों ही फॉर्मूले को मैं यहाँ पे, ये जो हमने लिखा हुआ था n ऑफ A यूनियन का B का जो फॉर्मूला था, अब यहाँ आ जाते हैं और इसको पुट कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस B कितना है, n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B है। फिर ये कितना है, वो लिख लेते हैं n ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस n ऑफ B माइनस A की जगह पे n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी लिख देता हूं। क्लियर, समझ रहे हैं बात। अब यहां पे देखिए ये दोनों जो है ना, ये n ऑफ A इंटरसेक्शन B n ऑफ A इंटरसेक्शन B से कैंसल आउट हो जा रहा है और हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही हमें एक्चुअली में प्रूफ करना था। n ऑफ A यूनियन B की जो का जो फॉर्मूला हो गया, ये यही वाला हो गया, ठीक। तो हमने ये फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया है। तो मेन सवाल जो है वो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, क्या वो सिर्फ 2 सेट में ही वैलिड है? तो नहीं, ये 3, 4, 5 कितने भी सेट में वैलिड है, बट अभी के लिए फिलहाल मैं 3 के लिए ये जो है वो डिस्कस करके बताता हूं। यानी 3 सेट्स, 3 फाइनाइट सेट्स A, B and C, number of element in A union B union C जो है वो लिखा जा सकता है, और वो हम कैसे लिखते हैं, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तो हो गया एक फॉर्मूला जिसको हमें याद रखना है। और स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो देखते हैं सबसे पहले तो n ऑफ, इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं A यूनियन B यूनियन C। एक्चुअली हमने पढ़ रखा है कि जो यूनियन है वो एसोसिएटिव होता है, मतलब आप कहीं पे भी ब्रैकेट लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। A यूनियन B पे ब्रैकेट लगा दूं या B यूनियन C पे लगा दूं, वो A यूनियन B यूनियन C के ही बराबर होता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको A सेट यूनियन और इसको एक सेट की तरह कंसीडर कर रहा हूं, बिकॉज यूनियन ऑफ 2 सेट इज ऑल्सो ए सेट। तो B यूनियन C मान लीजिए D सेट है ना, D सेट है, इस पूरे को मैं D सेट कह दूं। तो यहाँ पे ये एक सेट और ये एक सेट, तो क्या मैं A यूनियन B का जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है उसको यहाँ लगा सकता हूं? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, n ऑफ A प्लस n ऑफ B यूनियन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सही बात है। जैसे कि मान लीजिए ये A सेट है और ये मान लीजिए D सेट है, क्लियर। इसको यदि मैं D सेट कह दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन D कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन D माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन D। तो D की जगह तो यहाँ B यूनियन C सेट है। सेट को जो है वो आपको पता है, कम्यूटेटिव सेट जो है वो उस पे 2 सेट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक सेट ही होता है। तो यहाँ पे जो है अब मैं इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो दैट इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस, इसको फिर से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 सेट B और C हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस, अब ये जो गिवन है n ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसको यदि आप ध्यान से देखो तो इस यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन C होता है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
यहां लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज वी आर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये जो अभी यूनियन में आया है, इसको पूरे को मैं अब ब्रेक करता हूं। ये एक सेट मान लीजिए सी एक्स सेट है और ये वाई सेट है, तो एक्स यूनियन वाई की तरह आप समझोगे। तो इसका भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, यही आएगा। इसको आगे लिखते हैं, तो फिर से देखेंगे आप, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में आ जाएगा प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस एन ऑफ, ये जब अभी समझना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दैट मीन्स आप इंटरसेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी एंड दैट इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यदि मैं इसको सिंपली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दूं तो प्रॉब्लम है नहीं। और जैसा कि मैं बताया हूं कि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप ब्रैकेट लिखो या ना लिखो बात तो बराबर ही है। तो इसको एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रूफ। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है उस पे कुछ एग्जाम्पल ले करके समझ लेते हैं, ठीक है ना उसको। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, that is 400 people who speak either English or Hindi. There are 400 people who can speak either English or Hindi or both. That means there is every person in this 400 people who speak either Hindi or English or both. Okay. Out of this, 250 people speak Hindi, 200 people speak English, and the question is how many speak both languages. कितने ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये डे टू डे प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो कि मैथमेटिक्स में ये जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम एच से डिनोट करेंगे हिंदी स्पीकिंग वाले पीपल को, और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को ई से डिनोट करेंगे। लेट एच denote the set of Hindi speaking persons and E denote the set of English speaking people. Okay, that is the first thing we must note this. Again we can see here, this is given that 400 people who speak either English or Hindi or both. So from the first line it is very much clear that it is given to us that the number of element is H union E is equal to 400. Okay, is equal to 400. Why? बिकॉज आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। तो वो कौन से सेट में रहता है जिसमें हिंदी वाला भी हो, इंग्लिश वाला भी हो और दोनों वाला भी हो, वो एच यूनियन ई होता है। मैंने बताया था आपको
A union B is the set which contain either the element of set A or B or both, including both, है ना। तो यहाँ पे 400 दिया हुआ है। n of h कितना दे रखा है, देखिए ये 250 दे रखा है, और n of e कितना दे रखा है हमें, दैट इज 200 दे करके रखा है, तो 200। और हमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इंटरसेक्शन e निकालना है हमें। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था, किसी भी दो सेट h और e के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज n ऑफ h यूनियन e इज इक्वल टू n ऑफ h प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। ये फॉर्मूला है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता, निकल जाएगा ना। इस तरीके के जो प्रॉब्लम है वो हम फेस कर सकते हैं। तो यहां से n ऑफ h यूनियन e कितना दे रखा है हमें, 400। n ऑफ h कितना दे रखा है, 250। n ऑफ e कितना दे रखा है, 200 माइनस h और n ऑफ h इंटरसेक्शन e। इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहां से आप इसके बाद देखिए, तो मैं लिख सकता हूं कि n ऑफ h इंटरसेक्शन e जो है वो हो जाएगा आपका 250 प्लस 200 माइनस 400। इसको यहां से इधर की तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 400 उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 450 minus 400 and that is equal to 50. So the answer is how many speak both languages? So the answer is 50% speak both languages. Okay. एक प्रॉब्लम लिया है हम लोगों ने सेट थ्योरी पे इक्वल प्रूफ करने वाला, जैसे b इक्वल टू सी सेट हमें प्रूफ करना है और कुछ गिवन कंडीशन होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दिस टू आर इक्वल, दैट इज a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, and at the same time a intersection b is equal to a intersection c, then prove that b is equal to c set। तो जब भी आपको इस तरीके से दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो हमें शो करना है कि b c का सबसेट है, सो और c b का सबसेट है। सो द प्रूफ इज वी हैव टू शो दैट b equal to c, then it is enough to show that b is a subset of c and c is a subset of b। Then we can easily say that b के सारे एलिमेंट c में हैं और c के सारे एलिमेंट b में हैं, इसका मतलब b इक्वल टू c है। तो आगे देखते हैं इसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सो लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b। x क्या है, b सेट का एलिमेंट है, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू a यूनियन b। ऐसा मैं इसलिए भी लिख सकता हूं क्योंकि यदि एक एलिमेंट बी सेट में है तो वो ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि ए यूनियन बी कंटेन्स दोज एलिमेंट विच इज आइदर इन ए और इन बी। तो एक्स यदि बी में है तो एक्स क्या होगा, ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बात समझ में आ रही है? एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट एक्स मस्ट बिलोंगिंग टू ए यूनियन सी, बिकॉज इट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम that is a union b equal to a union c, since it is given that a union b is equal to a union c, so we can easily write x belonging to a union c, and that simply implies that x belonging to a or x belonging to c। तो यहां पे जो है वो और का मतलब है कि या तो a में है या तो c में है। मान लीजिए कि इसको केसेस में ऐसे समझ सकते हैं कि x यदि c में होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि x b में है और x हमने प्रूफ कर दिया कि c में है। if x is belonging to c, then it is okay, no problem।
it is okay because x belonging to B and we have proved that x belonging to C. But if x belonging to A, then what we can easily say? So if x belonging to A, now we start with this, x belonging to C है तब तो ठीक है, लेकिन x यदि A में है तब तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि B C का सबसेट होगा। अभी तो B C का सबसेट लिख सकता हूँ यदि x बिलोंगिंग टू C होगा। तो अब मुझे इस वाले केस में भी दिखाना होगा कि यदि x बिलोंगिंग टू A है तो x बिलोंगिंग टू C भी होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि x बिलोंगिंग टू A है, इसका मतलब ये है, इस यहीं से स्टार्ट करते हैं, x बिलोंगिंग टू A। यदि x बिलोंगिंग टू A है, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B होगा। समझ रहे हैं बात? क्यों? क्योंकि x बिलोंगिंग टू B तो था ही, और यहाँ पे आया x बिलोंगिंग टू A, तो इसका मतलब है कि x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B। A और B दोनों में है तो कॉमन है, इसका मतलब है ना। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन C। x क्या है? A इंटरसेक्शन C में है। क्यों? क्योंकि इट इज गिवन दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B क्या है? A इंटरसेक्शन C के बराबर दे करके रखा है क्वेश्चन में। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट x बिलोंगिंग टू C। x A में होगा तो x C में भी होगा। और अब शुरुआत से यहां से देखना स्टार्ट करिए पूरे को, x बिलोंगिंग टू B। तो मैंने प्रूफ किया कि ये वाला केस यदि होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x बिलोंगिंग टू C तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि x बिलोंगिंग टू A हो जाता है, यहां से इसको देखिए, ये वाला केस होता है, तो भी हमने आगे देखा कि x C को बिलोंग करता है, तो मतलब x यदि B में को बिलोंग करेगा तो x C को बिलोंग जरूर करेगा। और यहां से हम लिख सकते हैं कि B क्या होगा? C का सबसेट होगा। B इज ए सबसेट ऑफ C। नाउ अगेन वी कैन इजीली सी, similarly we can prove that C is a, जैसे मैंने अभी प्रूव किया है कि B is a subset of C, similarly we can prove that C is a subset of B। ओके, यहां पे इसको प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने अभी B सबसेट ऑफ C प्रूव करने के लिए x बिलोंगिंग टू B से स्टार्ट करके x बिलोंगिंग टू C प्रूफ कर दिया, क्योंकि यही सबसेट की कंडीशन है कि यदि x A सेट में है देन x आल्सो बिलोंग्स टू B सेट, देन A इज ए सबसेट ऑफ B। सिमिलरली ये वाला प्रूफ करने के लिए कैसे हम स्टार्ट करेंगे? लेट x बिलोंगिंग टू C एंड देन वी विल प्रूव दैट x आल्सो बिलोंग्स टू सेट B इन द सिमिलर मैनर। सो फ्रॉम above we can say B set is equal to, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि P of A equal to P of B, that means power set of A is equal to power set of B, then prove that A set is equal to B set। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि पावर सेट ऑफ A किसको कहते हैं। तो पावर सेट ऑफ A is equal to C such that C is a subset of set A। पढ़ा था हम लोगों ने, पावर सेट ऑफ A contain all subsets of set A। पावर सेट ऑफ A is also a set which contain all subsets of set A। ये डेफिनेशन थी पावर सेट ऑफ A की। तो यहां पे मुझे दिया हुआ है कि A B के बराबर है, प्रूफ करना है। तो इस ऑटोमेटिकली यदि मैं ये शो कर दूं कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, देन वी कैन इजीली प्रूव दैट A सेट इज इक्वल टू B सेट। तो यही करना है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं ये स्टार्ट करूंगा इसको प्रूव करना कि सिंस वी नो दिस फैक्ट दैट A इज ए सबसेट ऑफ A। A क्या है? A का सबसेट होता है। Every set is a subset of itself. So A is a subset of A, and that simply implies that A must belongs to power set of A। A क्या होना चाहिए? पावर सेट में होगा, है ना। A यदि सबसेट है A का, तो A पावर सेट ऑफ A में होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा।
क्यों होगा? क्योंकि पावर सेट ऑफ ए तो ए मतलब पावर सेट ऑफ ए कंटेन ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, और ए का सबसेट होता है, इसलिए ए जो है वो पावर सेट के ऑफ ए में तो होगा ही होगा, है ना. सो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए मस्ट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी बिकॉज इट इज गिवन दैट पी ऑफ ए पी ऑफ बी के बराबर है. सिंस इट इज गिवन हियर, ये किसको बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग करेगा. एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए यदि पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, इसका मतलब पावर सेट ऑफ बी क्या कंटेन करता है? बी के सारे सबसेट्स को कंटेन करता है. पावर सेट ऑफ बी कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट बी. तो इसका मतलब ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा. समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया 1. Similarly, we start with B is a subset of B, and this simply implies that B belongs to power set of B. Power set of B contain all the subsets of set B, and we know that B is a subset of B. That means B must belong to power set of B, and that simply implies that B must belongs to power set of A. Why? Because it is given that P of A is equal to P of B. And that simply implies that B is a subset of A. Why? Because B is an element of power set of A. B क्या है? Power set of A का element है. And power set of A contain all the subsets of set A. So B power set of A में क्यों है? क्योंकि B जो है वो A का subset होगा, तभी तो power set of A का element है. So that means B is a subset of set A. This is second. And from 1 and 2 it is very much clear that A is equal to B, because A is a subset of B and B is a subset of A. From 1 and 2 we can say that A set must be equal to B set. That is proved. Now we will see the another problem. Study about some notation. कुछ notation के बारे में समझ लेते हैं. कभी कभी हम देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 लिखा रहता है ना, इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2. बीच में इस तरीके का आप सिंबल देखते हो, है ना. हम यूज कर रहे थे अभी भी, पहला लाइन लिखा उसके बाद इम्प्लाइज लिखा, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन दैट मीन्स if a statement 1 is true, then statement 2 is also true. तो ये इस तरीके का सिंबल जब होगा तब हम समझेंगे उसको. इसी तरीके से आपको डबल इंप्लाइज भी दिखता है. स्टेटमेंट 1 डबल इंप्लाइज स्टेटमेंट 2. इसका मतलब जस्ट दोनों ही होता है कि स्टेटमेंट 1 यदि ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू होगा, एंड सिमिलरली स्टेटमेंट 2 यदि ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होगा. मतलब डुअल एरो का साइन है यहाँ पे. और इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू if and only if statement 2 is true. एंड ये जो if and only if है ये बहुत बड़ा हो जाता है लिखना, तो इसीलिए कभी कभी हम IFF भी यूज करते हैं कि हमें बार बार ना लिखना पड़े. इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? IFF. दिस इज स्मॉल नोटेशन सिंबल के लिए यूज करते हैं. किसके लिए? इफ एंड ओनली इफ के लिए. तो नेक्स्ट आज के क्लास में ये मैं एक लास्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड नेक्स्ट क्लास में फुल्ली जो है वो प्रॉब्लम्स ही करने वाले हैं ऑन द सेट थ्योरी. जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करते हुए क्वेश्चंस करेंगे. ठीक, तो ये लास्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है. ये क्वेश्चन इज दैट सपोज A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5. दैट मीन्स देयर आर सम एलिमेंट विच इज कॉमन इन
ए एंड बी, ए और बी दो सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट डिसजॉइंट। बी एंड सी आर ऑल्सो नॉट डिसजॉइंट सेट, ए बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, comma C intersection A is also not equal to 5, that means C intersection AB 5 नहीं है, C and A are also not disjoint. Then is it true that A intersection B intersection C is also disjoint, या A B C तीनों एक साथ disjoint हो जाएंगे, that means इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है, क्या ये ट्रू है? So we will see that no. That answer is no. इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 5 हो सकता है. Then is it always true that A intersection B intersection C not equal to 5? So the answer is no. So we will see it by an example. मान लीजिए एक सेट है A that is 0,1. ओके, एक स्मॉल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं 0,1 और एक बी सेट ले रहा हूं जिसमें है 1,2. ठीक है, बी क्या है 1,2 है. क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? तो यस, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है. सिमिलरली एक ले लेता हूं एंड दैट इज 2,0. ओके, और 0,2. तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं है. सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5. बी इंटरसेक्शन सी 2 आएगा, ठीक है, एंड सी इंटरसेक्शन ए निकालूंगा तो ये आएगा 0, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5. बट यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूं तो 0 जैसे देखो आप, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो किसी एक में भी नहीं है, इसका मतलब 0 भी इसका एलिमेंट नहीं होगा. 1 देखता हूं, 1 जो है वो इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं होगा. सिमिलरली 2 देखते हैं, तो 2 जो है इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं होगा. तो ये जो है ना, इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया 5 हो गया. तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी यदि 5 ना हो, बी इंटरसेक्शन सी भी यदि 5 ना हो, सी इंटरसेक्शन ए भी यदि 5 नहीं हो, तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं होगा यदि ये तीनों 5 नहीं है तो. क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.